जय हिंद दोस्तों, आइए आप सबका स्वागत है आज के लेक्चर नंबर 8 में। ठीक है, तो आज हम करेंगे दिल्ली पुलिस के जीके के मिक्स 25 क्वेश्चंस का लेक्चर नंबर 8। तो जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को वो करेंगे। तो देखिए अभी तक हमने लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ठीक है, और आज हम 8th करेंगे। ओके, तो जल्दी से जल्दी इस पूरी सीरीज को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे हम। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, हु अमंग द फॉलोइंग presided over the Surat session of the Indian National Congress in 1907 where the split took place। ओके, तो किसने प्रिसाइड किया था सूरत सेशन 1907 में जो हुआ था? तो दादा भाई नारोजी, राज बिहारी घोष, बाल गंगाधर तिलक या गोपाल कृष्णा गोखले। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ भी चुका है पहले क्वेश्चन। ओके, तो इसका आंसर होगा सही ऑप्शन नंबर बी, राज बिहारी घोष। ओके, तो याद रखेंगे। अब स्प्लिट किस चीज़ का हुआ था? ठीक है, स्प्लिट हुआ था कांग्रेस का। ठीक है, कांग्रेस दो गुटों में बट गई थी, एक हो गए थे मॉडरेटर्स और एक हो गए थे एक्सट्रीमिस्ट्स। ओके, मॉडरेटर्स मतलब जो नरम दल के थे, ठीक है, जो ज़्यादा गुस्सा नहीं किया करते थे। एक्सट्रीमिस्ट्स मतलब जो गुस्से वाले इंसान जो थे। ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट्स थे जैसे आपके बाल गंगाधर तिलक हो गए। ओके, तो कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कौन कौन से एक्सट्रीमिस्ट्स थे। तो बाल गंगाधर तिलक जी थे। ओके, एक्सट्रीमिस्ट बता रहा हूं मैं। और दूसरे कौन थे? बिपिन चंद्र जी, बिपिन चंद्रा। ठीक है, और तीसरे थे हमारे लाला लाजपत राय। इन्हें हम क्या बोलते थे? बाल पाल लाल। ओके, ये बिपिन चंद्रा पाल। ओके, तो बाल पाल और लाल। ठीक है, इस तरह से याद रखते थे एक्सट्रीमिस्ट्स को। और मॉडरेटर्स कौन कौन थे? जैसे आपके गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो गए। ओके, तो ये आपके मॉडरेटर्स थे। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रेड एंड येलो सॉइल्स। ओके, जो रेड सॉइल और येलो सॉइल उसके बारे में स्टेटमेंट दी गई हैं। तो दे डेवलप ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स इन एरियाज ऑफ लो रेनफॉल। ओके, स्टेटमेंट नंबर 2 है, दे आर रिच इन नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। और थर्ड है, द रेड कलर इज ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ आयरन। देखिए नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में ये रिच नहीं होती हैं। ओके, क्योंकि ये इनफर्टाइल होती हैं। और कौन से रीजन में पाई जाती है ये? लो टू मॉडरेट रेनफॉल। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लो टू मॉडरेट रेनफॉल वाले रीजन में पाई जाती है। और इंडिया जैसे आंध्र प्रदेश वाली साइड पाई जाती है सॉइल मोस्टली। ओके, तो बिल्कुल थर्ड स्टेटमेंट भी है, द रेड कलर इज ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ आयरन। ओके, ये बिल्कुल सही है। देखिए अगर रेड सॉइल में आप वाटर ऐड कर देंगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा? येलो हो जाएगा। बट अगर डिफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है, आयरन का, तो कैसा हो जाएगा उसका कलर? ठीक है, रेड हो जाएगा। ओके, तो स्टेटमेंट नंबर 3 भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर आ जाएगा, 1 and 3 ओनली। देखिए इस तरह से है, ये रेड सॉइल है आपकी। ओके, और ये येलो सॉइल है। अब देखिए इसमें आपने वाटर ऐड कर दिया है। ओके, अब इसमें अगर H2O ऐड कर दिया तो इसका कलर कैसा बन गया? येलो बन गया। ओके, तो आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, रेड है येलो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 3 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कोरल रीफ्स। ओके, कोरल रीफ्स आपने पढ़े होंगे, दे आर मेनली फाउंड इन ट्रॉपिकल ओशियंस। ओके, और सेकंड स्टेटमेंट है, दे रिक्वायर मडी वाटर फॉर देयर ग्रोथ। थर्ड है, ग्रेट बैरियर रीफ इज लोकेटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। करेक्ट बताना है आपने। तो देखिए कोरल रीफ्स कुछ इस तरह से होते हैं। ओके, क्वेश्चन की तरफ बाद में चलते हैं हम, पहले कोरल रीफ्स के बारे में पढ़ लीजिए थोड़ा सा। अब देखिए जो इस तरह से पहाड़ जैसा होता है ना, ये इसे बोलते हैं फ्रिंजिंग रीफ। ओके, फ्रिंजिंग रीफ। और अगर इस तरह से हो कि मतलब आधा हिस्सा इसका पानी में डूब गया ये वाला, ओके, परे से इस तरह से ये पानी में डूब गया, ये बीच वाला पहाड़ बचा, ठीक है, और ये साइड साइड में बचा, ये कोरल्स ने बना दिया। ठीक है, तो इसे बोलेंगे बैरियर रीफ। अब देखिए ये वाला भी डूब गया, मानो मतलब सी लेवल बढ़ता गया और ये पहाड़ भी नीचे डूब गया। ओके, और ये बच गया आपका साइड वाला इस तरह से, इसे बोलेंगे अटॉल। ओके, तो लक्षद्वीप आपका एक अटॉल आइलैंड है इंडिया में। ओके, जैसे देखो ये आइलैंड था पहले, ये डूब गया। ओके, ये कोरल्स बन पे यहाँ पे, और ये पूरा डूब गया जब ये पहाड़ नीचे देखो, तो कोरल्स बन गए यहाँ पे। ठीक है, ऊपर ऊपर जमीन आ गई। बैक्टीरिया होते हैं बेसिक मतलब ये, ठीक है।
तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज या आर अबव करेक्ट। तो देखिए सबसे पहले तो उन्हें क्लीन वाटर चाहिए होता है, मडी वाटर नहीं चाहिए होता है। ओके, तो स्टेटमेंट नंबर 2 आपकी गलत हो जाएगी। ओके, अब देखिए बिल्कुल ये ट्रॉपिकल एरियाज में ही फाउंड होते हैं। ओके, तो स्टेटमेंट नंबर 1 आपकी सही है और थर्ड भी सही है। ग्रेट बैरियर रीफ जो है इज लोकेटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ट्रॉपिकल एरियाज में क्यों फाउंड होते हैं, क्योंकि इन्हें थोड़ी हीट चाहिए होती है और जहाँ सनलाइट होती है ना, जहाँ पानी में सनलाइट पहुँचती है वहीं तक ये मिलते हैं। और टेम्परेचर होना चाहिए पानी का 26 से 28 डिग्री के बीच बीच में। ओके, तो जहाँ तक सनलाइट पहुँचती है वहीं पे आपको कोरल रीफ्स मिलेंगे पानी के अंदर, क्योंकि पानी के अंदर सनलाइट पूरी गहराई तक तो नहीं जाती ना समुद्र में। ओके, और रिवर्स के पानी, जहाँ रिवर्स जैसे डेल्टा बनाती है ना, जैसे गंगा डेल्टा बनाती है इधर बांग्लादेश वाली साइड, तो रिवर्स जहाँ डेल्टा बनाती है वहाँ पे फाउंड नहीं होते हैं। ओके, जहाँ रिवर मतलब डेल्टा बना रही है वहाँ पे अगेन मैं बता रहा हूँ वहाँ पे कोरल रीफ्स नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि इन्हें सॉल्टी वाटर भी चाहिए होता है। ओके, पर क्लीन चाहिए होता है, मडी नहीं चाहिए होता। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर आ जाएगा 1 और 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, कब हुआ था? 1985 में, 87 में हुआ था। ठीक है, 87 में हुआ था, 85 में नहीं, सॉरी 87 में हुआ था। तो किसके लिए है? प्रोटेक्शन ऑफ वेटलैंड्स। देखिए इमेज देखिए, आप खुद पता लग जाएगा। CFC, ठीक है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था आपका ओजोन लेयर के लिए। ठीक है, तो सब्सटेंस दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर आ जाएगा। ओके, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल याद रखेंगे, पूछा जाता है बहुत बार ये क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लो इनटू द अरेबियन सी। अब देखिए इस तरह से आपका इंडिया है, इस तरफ कौन सा सी है? अरेबियन सी है, और इस तरफ बे ऑफ बंगाल है। ओके, ये है। अब देखिए यहां पे पूछा है कि इस तरफ को कौन सी नदी बहती है, इस तरफ को। ठीक है, इनमें से सो इंद्रावती किसकी ट्रिब्यूटरी है? कावेरी की है ना। ठीक है, मैं ट्रिब्यूटरीज आपको पूरी मतलब ठीक है रिवर्स के ऊपर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चंस रखूंगा 3-4, तो वहां मैं आपको ट्रिब्यूटरीज इनकी ट्रिक के साथ याद करवा दूंगा, पेनिनसुलर रिवर्स की स्पेशली। ओके, यहाँ कंफ्यूज होते हैं बच्चे क्योंकि। अब देखिए ऑप्शन बी है नर्मदा, सी है गोदावरी और डी है कावेरी। अब देखिए यहाँ पे क्या है? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इस तरह से है ना ये रिवर्स। तो देखिए ये सारी कहाँ को बह रही हैं? ईस्ट की तरफ को बह रही है, बे ऑफ बंगाल की तरफ को बह रही है। बट नर्मदा कहाँ से बहती है? वेस्ट की तरफ को बहती है, मतलब अरेबियन सी की तरफ। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी। विच गैस इज पॉपुलरली नोन एज लाफिंग गैस। तो कौन सी होती है लाफिंग गैस? नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। तो ये तो नहीं होती भाई। ठीक है, ऑप्शन बी। अब इसको लिख भी कैसे सकते हैं? N2O, कई बार शॉर्ट फॉर्म में भी मतलब इस तरह से भी दे देते हैं ऑप्शन में। तो N2O इसका फॉर्मूला होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है। याद रखेंगे, नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं है, नाइट्रस ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 7 है, द गडजिल कमेटी रिपोर्ट एंड कस्तूरी रंगन कमेटी रिपोर्ट समटाइम्स सीन इन द न्यूज आर रिलेटेड टू। देखिए जो आपकी गडजिल कमेटी रिपोर्ट है ना और कस्तूरी रंगन कमेटी रिपोर्ट, ये किससे रिलेट करती हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स से, गंगा एक्शन प्लान, लिंकिंग ऑफ रिवर्स या प्रोटेक्शन ऑफ वेस्टर्न घाट्स। तो ऑप्शन डी, प्रोटेक्शन ऑफ वेस्टर्न घाट्स। याद रखेंगे इस चीज को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, द सैडल पीक, द हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इज लोकेटेड इन। देखो मैं आपको 4 पीक्स बताता हूँ अंडमान एंड निकोबार की जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टॉप 4 की। ओके, तो देखिए मतलब टॉप 3 हाईएस्ट बताऊंगा और फिर एक लोएस्ट बता दूंगा, मतलब 4 पीक्स बताऊंगा। ठीक है, तो एक है आपकी सैडल पीक। ओके, दूसरी है आपकी दिया वालो पीक। ओके, ये मैं आपको ऑर्डर में नहीं बता रहा हूं अभी, मैं आपको ऐसे बता रहा हूं, ये नंबर्स में बता रहा हूं अभी, हाईएस्ट लोएस्ट अभी कुछ नहीं बता रहा। ठीक है, अब देखना आपको ट्रिक के साथ बताऊंगा। थर्ड है कोयोब। ओके, और फोर्थ है थुलियर। अब देखो इनको याद कैसे रखना है, मैं आपको अभी बताता हूँ एक ट्रिक के साथ। आपको पता है ना कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड किस तरह से बटा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले कौन सा आता है? नॉर्थ आता है, फिर कौन सा आता है? मिडल, फिर साउथ, और फिर ग्रेट निकोबार।
ठीक है। ये नॉर्थ अंडमान है, ये मिडल अंडमान है, साउथ अंडमान है, फिर है ग्रेट निकोबार। ठीक है। अब देखो इसको याद कैसे रखना है, सात दिया को थुल्ला ले गया। ओके। अब देखो सात सैडल, दिवोलो, कोयोब और ठुलियर। ओके, ये इस तरह से याद रखेंगे, आपको ट्रिक बताई मैंने, सात दिया को ठुल्ला ले गया। अब देखो सबसे टॉप पे कौन सी पीक है, यहाँ पे सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, आपने इस तरह से चलना है। देखो 1 2 3 4। ओके, हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट और लोएस्ट। जो 4 नंबर पे है वो लोएस्ट, मतलब आपने 1 से शुरू करना है, फिर नीचे आना है 2, फिर से 3, फिर 4। ओके, 1 2 3 4। ओके, तो मैंने आपको ऑर्डर में बता दी, नॉर्थ, मिडल, साउथ, ग्रेट निकोबार। तो अब देखो सैडल पीक कौन सी इसमें आई, द सैडल पीक, द हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इज लोकेटेड इन नॉर्थ अंडमान। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर ऑफ एल्यूमिनियम। अब देखिए एल्यूमिनियम की कौन सी और इसमें से, मैग्नाइट है, बॉक्साइट है, हेमेटाइट है, सेडेराइट है। देखिए बॉक्साइट होगी एल्यूमिनियम की। ओके, मैग्नेटाइट किसकी है, नाम से लग रहा है मैग्नीशियम। ओके, हेमेटाइट आयरन की है, और सिडेराइट किसकी है, आयरन कार्बोनेट की है। ओके, याद रखेंगे। मरकरी की क्या होती है, सिनेबार। ओके, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी मैंने इन सब की बता दी, तो ऑप्शन बी उसका सही आंसर था। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। विच अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिड्यूस्ड द वोटिंग एज फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स। कौन सी अमेंडमेंट से ऐसा हुआ था, 61st अमेंडमेंट एक्ट, 69th, 73rd, 86। तो वो थी हमारी 61st अमेंडमेंट। ओके, कब हुई थी, 1989 में हुई थी। तो इसमें क्या किया गया था कि जो वोटिंग एज पहले 21 थी उसे रिड्यूस करके 18 ईयर्स कर दिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ सार्क। सबसे पहले मैं आपको मेंबर्स बताता हूँ सार्क के। ओके, अब देखिए ये सार्क की कुछ मेंबर कंट्रीज हैं हमारे पास। देखिए इंडिया है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, मालदीव्स है, भूटान है और नेपाल है। ओके, अब देखिए सार्क के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सार्क मतलब एसोसिएशन वाज फाउंडेड ऑन 8 दिसंबर 1985। ओके, कहाँ पे फाउंड हुई थी, ये ढाका में फाउंड हुई थी, पर हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, काठमांडू में है। ओके, नेपाल की कैपिटल है जो काठमांडू, और बांग्लादेश की कैपिटल क्या है, ढाका है। ओके, तो ढाका में से फाउंड किया गया था 8 दिसंबर 1985 को, बट सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है, काठमांडू में है। अब देखो इसकी मेंबर कंट्रीज कौन कौन सी हैं और इनको किस तरह से याद रखना है। देखो अपना प्यारा देश इंडिया, ठीक है, ये तो है इसका मेंबर, और टोटल 8 कंट्रीज इसकी मेंबर हैं। ओके, ये भी याद रखेंगे। अब बाकी 7 को कैसे याद रखना है, एक हम हो गए और एक हमारा बेटा हो गया। ओके, मतलब एक हमारा बड़ा बेटा हो गया और एक हमारा छोटा बेटा हो गया। ओके, तो 3 तो आपको याद हो गई। ठीक है, बड़ा बेटा, छोटा बेटा, बड़ा बेटा पाकिस्तान, छोटा बेटा बांग्लादेश। ओके, अब देखो जितने भी हमारी नेबर कंट्रीज है ना मैक्सिमम वही है इसमें, एक्सेप्ट मालदीव्स। ओके, वैसे तो मालदीव्स भी यार अंडमान निकोबार के नीचे ही है, बट हाँ इसे नेबर कंट्रीज में नहीं काउंट किया जाता है। म्यांमार को किया जाता है, म्यांमार को छोड़ दो यहाँ पे, और मालदीव्स को ठीक है मान लो। बाकी सारी नेबर कंट्रीज ही हैं। देखो श्रीलंका हमारी नेबर कंट्री है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान नेबर कंट्री है, अफगानिस्तान भी नेबर कंट्री है। ओके, भूटान भी है और नेपाल भी है। ठीक है, तो यहाँ पे म्यांमार को छोड़ दो और मालदीव्स को याद कर लो, बस यही एक ट्रिकी पॉइंट है इस क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन भी यही है ना, म्यांमार है ऑप्शन में। ओके, बट म्यांमार इसका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि नॉट पूछा हुआ है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज। दे ओरिजिनेट ओवर द मेडिटेरियन सी। ठीक है, दे ब्रिंग विंटर रेनफॉल टू द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया। दे आर बेनिफिशियल फॉर रबी क्रॉप्स। ओके, तो मेडिटेरियन सी आपको पता होगा। ठीक है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वहीं से क्रिएट होती हैं, जो मतलब सर्दियों में बारिश होती है, उसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस बोल दिया जाता है। ओके,
तो दे ब्रिंग रेनफॉल टू द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही बात है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में इंडिया की बारिश होती है और मेडिटेरियन सी से ओरिजिनेट होती हैं। दे वर बेनिफिशियल फॉर द रबी क्रॉप्स। बिल्कुल सही बात है, जो व्हीट हम उगाते हैं ना पंजाब हरियाणा, ठीक है, तो जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होती है मतलब बारिश होती है सर्दियों में, तो उसके लिए बहुत हेल्पफुल होती है उस क्रॉप के लिए। ओके, तो तीनों स्टेटमेंट यहीं पे सही है। ओके, 1, 2 एंड 3 ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट है ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सेकंड है ही मस्ट हैव द सेम क्वालिफिकेशंस एज आर रिक्वायर्ड फॉर द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ओके, थर्ड है ही हैज द राइट टू वोट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। तो आपने करेक्ट बताना है। ओके, तो देखो जो CAG है उसे अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही करते हैं अपॉइंट। तो पहली स्टेटमेंट सही है। और सेकंड स्टेटमेंट क्या बोली गई है कि उसकी क्वालिफिकेशन जो होनी चाहिए वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होनी चाहिए। तो ये भी बिल्कुल सही है। अभी देखते हैं कि क्वालिफिकेशंस क्या होती हैं सुप्रीम कोर्ट की। सबसे पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। और थर्ड स्टेटमेंट क्या है? ही हैज़ द राइट टू वोट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि उसे सिर्फ राइट टू ऑडियंस होता है बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में, पर वोटिंग का राइट नहीं होता है क्योंकि वो मेंबर नहीं है बोथ हाउसेज का। ओके, मतलब बोथ में से किसी का भी मेंबर नहीं है CAG, सिर्फ CAG नहीं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, सॉरी माफ करना, मैं भाई बार बार CAG बोल रहा था। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो मेंबर नहीं है बोथ हाउसेज का। ओके, बट उसको राइट टू वोट भी नहीं है, इसीलिए मेंबर्स को होता है ना वो, बट वो ऑडियंस की तरह बैठ सकता है। ओके, तो करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर आ जाएगा। अब देखिए क्वालिफिकेशन क्या क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले तो है सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया। दूसरी क्या है? 5 साल का हाई कोर्ट में जज का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, हाई कोर्ट जज होना चाहिए। ठीक है, 5 साल। और थर्ड क्या है? मतलब या तो 5 साल का हाई कोर्ट का जज हो या 10 साल एडवोकेट हो हाई कोर्ट में। ओके, तो ये है सिटीजन ऑफ इंडिया हो, 5 साल में हाई कोर्ट में जज हूं और 10 साल एडवोकेट हो या तो। ओके, तो ये इसकी क्वालिफिकेशंस हो गई। तो ये भी सुप्रीम कोर्ट की भी सेम थी, तो 1 एंड 2 आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फंडामेंटल ड्यूटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इसका आपने मेरे को कमेंट में बताना है आंसर इस क्वेश्चन का। बहुत बार करवा चुका हूं इनको मैं। ओके, इस थर्ड वाली लाइन के ऊपर तो मैं एक स्पेसिफिक वीडियो भी बना चुका हूं। ओके, और इन 2 क्वेश्चंस को भी मैं अलग अलग तरह से करवा चुका हूं, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट्स को पहले वाले लेक्चर्स में। तो इसका आपने आंसर मेरे को कमेंट में बताना है क्वेश्चन नंबर 14 का। ओके, क्या आंसर होगा इसका? चलो क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज नॉन जस्टिसेबल इन नेचर। इट हैज बीन अमेंडेड ओनली वंस बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, इट ओवरराइड्स द स्पेसिफिक प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। करेक्ट बताना है आपने। अब देखिए फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बट थर्ड स्टेटमेंट आई थिंक समझ नहीं आई होगी काफ़ी बच्चों को। तो मैं बता दूं इसका मतलब कि अगर किसी भी आर्टिकल में मतलब कोई डाउटफुल या कंफ्यूजिंग लगता है तो मतलब हम उस चीज़ को प्रीएम्बल की मदद से क्लियर करते हैं। तो ऐसा है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ओके, तो ये थर्ड स्टेटमेंट गलत है। तो वो कौन क्लियर करता है? ठीक है, वो क्लियर करता है सुप्रीम कोर्ट। ओके, तो प्रीएम्बल की मदद से हम ऐसा नहीं करते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर आ जाएगा, 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 16 है, देखिए कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रेवतवाड़ी सेटलमेंट। ओके, इसमें क्या होता था? इट वाज इंट्रोड्यूस्ड मेनली इन मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसीज। ओके, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। द रेवेन्यू वाज कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द कल्टिवेटर्स। ये भी बिल्कुल सही बात है। मतलब जो जमींदार पहले इन्होंने अपॉइंट किए होते थे ना, उनको रिमूव कर दिया था ब्रिटिशर्स ने और वो डायरेक्टली कल्टिवेटर से टैक्स लेते थे। ओके, और इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, अब इसको हटाओ ना यहाँ से यार, कॉर्नवालिस। तो ये बिल्कुल गलत है, मुंदरों ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। ओके, तो करेक्ट बताना है आपने। तो ऑप्शन नंबर ए, 1 एंड 2। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इन्फ्लेशन। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? इट बेनिफिट्स द डिबेटर। अब डिबेटर कौन होता है? जो लोन लेता है। ओके, अब देखिए बेनिफिट कैसे करती है इन्फ्लेशन डिबेटर को। मान लीजिए आज किसी ने 100 रुपए का लोन लिया। ओके, 100 रुपीज का लोन लिया मान लीजिए, और 10 साल बाद 100 रुपीज की वैल्यू क्या हो जाएगी? डेप्रिशिएट हो जाएगी। ओके,
80 हो गई मान लीजिए, ओके। 100 रुपीज़ की वैल्यू 10 साल बाद 80 हो गई, उसने 10 साल का लोन लिया था, ओके। और 100 रुपीज़ की वैल्यू 10 साल बाद हो गई 80, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, उसे फ़ायदा हो जाएगा, क्यों? क्योंकि 10 साल बाद तो उसे 80 रुपये वापिस करने हैं ना, ओके। मतलब करने तो 100 ही है, पर 100 की वैल्यू 80 के बराबर है, ठीक है। तो उसे 20 का फ़ायदा हो जाएगा, मतलब 20% का फ़ायदा हो जाएगा बेसिकली। तो हाँ, पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड है इट बेनिफिट्स द बॉन्ड होल्डर्स, नहीं बिल्कुल गलत है ये, ठीक है। और थर्ड है इट रिड्यूसेस द परचेजिंग पावर ऑफ मनी, करेक्ट बताना है तो बिल्कुल ये भी सही है, रिड्यूस कर देता है परचेजिंग पावर ऑफ मनी को। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा बी, 1 और 3। बॉन्ड होल्डर्स का क्या मतलब है कि जिसने पैसा जमा किया है, ठीक है, अगर 100 मतलब 10 साल के लिए किया था, उस पर अगर 5% का इंटरेस्ट हो गया और इन्फ्लेशन 7% से बढ़ गई, तो रियल में रिटर्न उन्हें कितना मिला, माइनस का 2% हो गया ना, ठीक है। तो वही बेनिफिट नहीं करता है भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बायोमैग्निफिकेशन। अब देखिए, इट रेफर्स टू द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ अ टॉक्सिकेंट एट सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल्स। मर्करी एंड डीडीटी आर नोन टू कॉज बायोमैग्निफिकेशन। एंड थर्ड है इट अक्कर्स ओनली इन एक्वेटिक इकोसिस्टम्स। तो करेक्ट बताना है। देखिए बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है कि आपको ऐसे ऐसे फूड चेन में चल रहा है वो, ओके। तो बिल्कुल सही बात है, मर्करी की कंसंट्रेशन और डीडीटी की वजह से ही हो रहा है ये। अब देखिए, सबसे पहले वाटर में है, फिर एल्गे में आएगा, एल्गे से किस में आएगा, एल्गे ईटिंग इंसेक्ट्स में आएगा, उसके बाद इंसेक्ट ईटिंग इंसेक्ट्स में आएगा, फिर इंसेक्ट ईटिंग फिश में आएगा, उसके बाद फिश ईटिंग फिश में आएगा, उसके बाद फिश को कौन खा लेगा, ह्यूमंस खा लेंगे, तो उनमें भी आ जाएगा, ओके। तभी बोलते हैं नॉन वेज नहीं खाना चाहिए ज़्यादा। अब देखिए, इट रेफर्स टू द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ अ टॉक्सिकेंट एट सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल्स। बिल्कुल सही बात है ये, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही होगी, मर्करी एंड डीडीटी आर नॉन टू कॉज बायोमैग्निफिकेशन, ओके, इन्हीं की वजह से हो रही है। और थर्ड है इट अक्कर्स ओनली इन एक्वेटिक इकोसिस्टम्स। तो आपने देखा भी कि एल्गे में होता है, ठीक है, फिर ह्यूमंस में भी जाता है वहां से वो, तो एक्वेटिक में ही नहीं टेरेस्ट्रियल में भी होता है, बट एक्वेटिक में ज्यादा होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 ओनली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 19 है, हाँ ठीक है। इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट इलेबोरेटेड। तो प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी या 4th शेड्यूल, डीपीएसपी, ओके। बेसिक क्वेश्चन था, सबको पता होगा। आर्टिकल 36 से 51 तक डीपीएसपी हमारे होते हैं। तो कौन से आर्टिकल में वेलफेयर ऑफ स्टेट बताया गया है, कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। द शिमला एग्रीमेंट 1972 वाज साइंड बिटवीन इंडिया एंड, शिमला एग्रीमेंट कब हुआ था, 1972 में हुआ था, ठीक है। तो शिमला एग्रीमेंट हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, बायलैटरल पीस ट्रीटी थी ये, ठीक है, बट पता ही है आपको, ठीक है। द टर्म गोल्डन रेवोल्यूशन इन इंडिया इज रिलेटेड टू, गोल्डन रेवोल्यूशन ये टर्म इंडिया में किस चीज से रिलेट करती है। ऑप्शन ए ऑयल सीड्स प्रोडक्शन, ठीक है, ऑप्शन बी है हॉर्टिकल्चर एंड हनी, सी है जूट प्रोडक्शन और डी है एग प्रोडक्शन। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर आ जाएगा, हॉर्टिकल्चर एंड हनी, ठीक है। हनी होता है ना गोल्ड गोल्ड कलर का, पतंजलि वाला नहीं, असली वाला बोल रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, रशिया रिसेंटली अडॉप्टेड द फ्रेमवर्क एग्रीमेंट टू ज्वाइन विच इंडिया लीड ग्लोबल इनिशिएटिव मेकिंग इट द 19th मेंबर, ठीक है, 19वां मेंबर बना है, रशिया ने रिसेंटली अडॉप्ट किया है, ओके। तो किसको किया है, तो ऑप्शन डी इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ठीक है। तो थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं अभी, ठीक है। रशिया बिकेम द 19th मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, जिसे IBCA बोला जाता है, ठीक है। दिस इनिशिएटिव लॉन्च इन 2023 टू कंजर्व 7 मेजर बिग कैट स्पीशीज ग्लोबली इंक्लूडिंग द, अब देखिए ये भी याद रखना कि कौन कौन सी इसमें स्पीशीज पाई जाती हैं। तो टाइगर है सबसे पहले, फिर लायन है, फिर लेपर्ड है, फिर स्नो लेपर्ड है, फिर प्यूमा है, जैगुआर है एंड चीता है, ओके। क्वेश्चन नंबर 23 है, द नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स NDRF ऑपरेट्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ विच यूनियन मिनिस्ट्री, ठीक है। मैं कलर बदल लेता हूं यार इसका, हाँ ये सही है। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज है। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, ओके। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं। विच सिटी ऑफ इंडिया वाज रिसेंटली डेजिग्नेटेड एज द क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी बाय यूनेस्को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके।
तो ध्यान से देखेंगे, बेंगलुरु, वाराणसी, लखनऊ, जयपुर, तो ऑप्शन सी लखनऊ। ठीक है, देखिए लखनऊ इज फेमस फॉर इट्स रिच culinary heritage इंक्लूडिंग अवधी cuisine and was recently included in the UNESCO Creative Sites Network UCCN in the category of gastronomy। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली अनाउंस्ड द भारत रत्न पोस्टमसली, मतलब मरणोपरांत, ओके, फॉर कपूरी ठाकुर। ही वॉज अ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट। देखिए एसएससी में ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं, तो ध्यान से पढ़ेंगे। जो कपूरी ठाकुर जी थी, ठीक है, वो कौन सी स्टेट के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे? ओके, तो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, तो वो थे बिहार के। ओके, तो कपूरी ठाकुर अ सोशलिस्ट लीडर एंड फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, नोन एज फॉर हिज कमिटमेंट टू द वेलफेयर ऑफ द बैकवर्ड, ओके, बैकवर्ड एंड मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। ठीक है, इन्हें भारत रत्न मिला था, ओके, मतलब अभी मिला है, ओके, तो वही मेन चीज़ है यहाँ पे। तो कौन सी स्टेट के सीएम थे ये? बिहार के थे। तो चलिए इसी के साथ हमारे आज की क्लास खत्म होती है, लेक्चर नंबर 8। ठीक है, थोड़ी ही देर में आपको लेक्चर नंबर 9 भी मिल जाएगा। ओके, तो जिसे आज हमारी क्वेश्चंस पसंद आए, हमारी क्लास पसंद आई, तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। ठीक है, तो मिलते हैं लेक्चर नंबर 9 में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।